जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आचार्य कुलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपका साथी अंकित। आज के इस क्लास में हम लोग पाचन तंत्र को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक को शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पाचन तंत्र। इसमें सबसे पहले हम लोग पाचन को समझेंगे, जो पाचन क्या होता है। तो पाचन का मतलब हुआ भोजन के जटिल रूप को सरल रूप में बदलना पाचन कहलाता है। भोजन के जटिल रूप का सरल रूप में बदलना पाचन कहलाता है। या इसको हम लोग दूसरी शब्दों में यह कह सकते हैं कि भोजन के बड़े टुकड़ों का छोटे टुकड़ों में बदलना पाचन कहलाता है। हमने बड़ा टुकड़ा भोजन का खाया और वह जब छोटा टुकड़ा में बदल जाता है तो उसी को हम लोग पाचन कहते हैं। देखिए, पाचन तंत्र को हम लोग जो है दो भागों में बांट सकते हैं। एक आहार नाल और दूसरा पाचक ग्रंथियां। आहार नाल जो होती है, तो आहार नाल की कुल लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल में हमारी मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत आ जाती है। वही हमारा पाचक ग्रंथियां जो है वह 3 है: यकृत, अग्नाशय और लार ग्रंथि। हमारा भोजन जाने का जो क्रम है, तो वह सबसे पहले हमारा भोजन मुख या मुख गुहा में जाती है, उसके बाद ग्रास नली में जाती है, उसके बाद हमारा भोजन आमाशय में, उसके बाद छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में हमारा भोजन जाती है। अब आप लोग कहिएगा मुख गुहा क्या होता है। तो मुख के आंतरिक भाग को हम लोग मुख गुहा कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे मुख के अंदर जो होती है वह 4 संरचना होती है। एक हमारा दांत होता है, दूसरा जीभ होता है, तीसरा जो है हमारा वह आपको लार ग्रंथि होती है और चौथा टॉन्सिल होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग दांत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, दांत जो होता है ना, तो दांत 2 प्रकार का होता है। एक अस्थाई दांत, दूसरा अस्थाई दांत। अस्थाई दांत को हम लोग परमानेंट टीथ कहते हैं। इसकी संख्या का अगर बात करें हम लोग, तो इसकी कुल संख्या 32 होती है और यह दांत जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक रहती है। और दूसरा जो हमारा प्रकार है अस्थाई दांत, तो इसकी संख्या टोटल 20 होती है और यह दांत जो है 6 साल के बाद ऑटोमेटिक टूटने लगता है। इसी को हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं, दूधिया दांत कहते हैं, अस्थाई दांत को ही। और अगर प्रश्न यह पूछा जाए कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितनी दांतों की संख्या होती है, तो वह कुल संख्या 52 होती है। आपको 32 अस्थाई दांत आती है मनुष्य के पूरे जीवन काल में और 20 जो है अस्थाई दांत आती है। तो दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो कुल 52 दांत जो है मनुष्य के पूरे जीवन काल में आती है। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे कि संरचना के आधार पे दांत का जो प्रकार है उसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। तो संरचना के आधार पे दांत का जो है टोटल कितना प्रकार है, तो टोटल 4 प्रकार है संरचना के आधार पे। पहला आपको इंसीजर है, दूसरा कैनाइन है, तीसरा प्रीमोलर है और चौथा जो है आपको मोलर है। देखिए, हम लोग इंसीजर को जो है कृंतक कहते हैं हिंदी में। इसकी संख्या टोटल हमारे मुंह में 8 होती है। 4 नीचे होती है और 4 ऊपर होती है। और इसका काम जो होता है इंसीजर का, कृंतक का, इसका काम होता है भोजन को काटना। जैसे हमने सेब खाया तो सेब को तो पहले खाने के लिए हमको काटना पड़ेगा। तो काटने के लिए हमारा जो ये आगे में 4 दांत होती है, तो ये दांत को हम लोग इंसीजर कहते हैं और यही दांत जो है काटने में मदद करती है भोजन को। दूसरा जो हमारा प्रकार है वह है कैनाइन, जिसको हिंदी में हम लोग रदनक कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है, एक इस साइड, एक इस साइड, एक फिर ऊपर इस साइड, एक इस साइड। इसका काम जो होता है, इसका काम आपको चीरना या फाड़ना होता है। जैसे मांस उंस हम लोग खाते हैं तो उसको चीरना पड़ता है या फाड़ना पड़ता है, तो उसके लिए जो है ये चीरने फाड़ने के लिए काम करता है रदनक कैनाइन। अब अगला जो हमारा प्रकार है वह आपको प्रीमोलर है, जिसको कि हम लोग हिंदी में अग्र चौवर्णक कहते हैं। इसकी भी संख्या टोटल आपको 8 होती है और इसका काम है भोजन को चबाना। हमने जो भोजन खाया उसको चबाने का काम हमारा
प्रीमोलर अग्र चौवर्णक करता है। ये अग्र चौवर्णक जो होता है तो ये बचपन का अवस्था जो होता है, यानी कि बच्चा में जो दांत होती है 20 दांत, तो उसमें एक भी अग्र चौवर्णक नहीं पाई जाती है। ये भी प्रश्न उठता है, जो बच्चा में कौन सा दांत जो है वह नहीं पाया जाता है, तो आप लोगों का उत्तर होगा अग्र चौवर्णक। ये जो है एक भी बच्चा में नहीं पाया जाता है। और चौथा जो हमारा प्रकार है वह है मोलर, जिसको कि हम लोग हिंदी में चौवर्णक कहते हैं। इसकी संख्या कुल जो है आपको 12 है चौवर्णक की, और इसका भी काम जो है भोजन को चबाना है। अब हम लोग दंत सूत्र को देखेंगे। देखिए, एक वयस्क मनुष्य, एक एडल्ट पर्सन के लिए दंत सूत्र जो होता है वह आपको 21-23/21 इंटू 2 होता है। इसका मतलब हुआ, यहाँ पे आई लिखा हुआ है, आई का मतलब इंसीजर, फिर सी का मतलब कैनाइन, पी का मतलब प्रीमोलर और एम का मतलब मोलर। तो यहाँ पे जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और ये 4 को जब जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इंसीजर का संख्या निकल गया, तो इंसीजर का संख्या 8 होता है। तो यही है दंत फार्मूला। जब इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेट करने के बाद आपको जो है 32 आ जाएगा, क्योंकि वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है। तो ये दंत सूत्र को जब आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको ये 32 आ जाएगी। और बच्चा के लिए जो दंत सूत्र होता है वह होता है 2102/2102 इंटू 2। इसको भी आप लोग जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको 20 के बराबर आ जाएगी। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, जो दांतों का अध्ययन जो है वह ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दांत का जो हमारा प्रकृति होता है वह कैसा प्रकृति होता है, तो क्षारीय प्रकृति का होता है। हमारा दांत का क्या प्रकृति होता है? क्षारीय होता है। जब हमारा दांत का प्रकृति क्षारीय से अम्लीय हो जाता है तब हमारा दांत जो है वह खराब होने लगता है। देखिए, दांत के ऊपरी भाग को हम लोग इनामेल कहते हैं। दांत के ऊपरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। और इनामेल जो है वह आपको शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। इनामेल क्या है? शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। यह प्रश्न बिहार सरकार की बुक में भी है, 7th क्लास का जो बुक है उसमें भी ये प्रश्न है। जो दांतों का जो कठोरता ऊपरी भाग होता है इनामेल, तो वह शरीर का कठोरतम भाग है। यह प्रश्न आपको वहां भी देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, दंत क्षय रोग एक होता है। दंत क्षय रोग क्या होता है? तो दांत जो है वह क्षति होने लगता है, सड़ने गलने टूटने लगता है, उसी को हम लोग दंत क्षय रोग कहते हैं। तो दंत क्षय रोग जो है, जब हमारे शरीर में फ्लोरीन तत्व की कमी हो जाती है तब ये दंत क्षय रोग जो है होना चालू हो जाता है। अब देखिए, दांत के ऊपरी भाग को हम लोग इनामेल कहते हैं और दांत के निचले भाग को हम लोग मसूड़ा कहते हैं। मसूड़ा में अक्सर 2 प्रकार की बीमारियां होती है, एक आपको पायरिया और दूसरी स्कर्वी। ये पायरिया बीमारी जो मसूड़ा में लगता है तो ये प्रोटोजवा के कारण लगता है। किसके कारण लगता है? तो प्रोटोजवा के कारण लगता है। और दूसरा जो मसूड़ा में बीमारी लगता है वह आपको है स्कर्वी। ये स्कर्वी बीमारी कैसे लगता है? तो विटामिन सी के कारण जो है स्कर्वी बीमारी मसूड़ा में हो जाता है। तो ये पायरिया और स्कर्वी बीमारी जो है ये हमारे मसूड़ा को प्रभावित करता है, न कि हमारे दांत को प्रभावित करता है। अब दांत में एक चीज हमको और याद रखना है, हमारा जो दांत है वह किस चीज का बना होता है? तो हमारा दांत जो है वह कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। अब हम लोग जीव के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमारा जीव का जो संरचना होता है वह इस प्रकार से होता है। ये हमारा जीव है, और ये जो हमारे जीव में होती है ये होती है स्वाद कलियां। क्या होती है? स्वाद कलियां। स्वाद कलियां होती है ये। और हमारा जीव का जो अग्रभाग रहता है, आगे वाला हिस्सा रहता है, अग्रभाग रहता है, उसका स्वाद कैसा होता है? हमारा जीव का अग्रभाग का स्वाद जो होता है मीठा। मीठा अगर कुछ भी हम लोग खाते हैं तो हमको जो ये पता चलता है ये चीज मीठा है, तो वह हमारे जीव के अग्र भाग के कारण ही पता चल पाता है जो ये वस्तु मीठा है। तो ये मीठा स्वाद का अनुभव बतलाने वाला हमारा जीव का अग्रभाग है। और पार्श्व भाग को हम लोग
इंग्लिश में लेटरल भाग कहते हैं, लेटरल पार्ट कहते हैं। ये जो लेटरल पार्ट होता है, ये लेटरल पार्ट में आपको खट्टा और नमकीन का स्वाद का अनुभव होता है। किस किस स्वाद का? खट्टा और नमकीन स्वाद का अनुभव जो होता है वह आपको जीभ के पार्श्व भाग में होता है, और जीभ के पीछे वाले हिस्से में हमें तीखा या कड़वा का अनुभव होता है। किसका किसका? तो तीखा या कड़वा का अनुभव हमको जीभ के पीछे वाले हिस्से में होता है। हमारा जीभ जो है ये मांसल नुमा इसका संरचना होता है, इसमें एक भी हड्डी नहीं पाई जाती है। हमारा जीभ, इसमें एक भी हड्डी नहीं पाई जाती है। इसकी संरचना जो होती है वह आपको मांसल नुमा संरचना होती है। अब हम लोग जो है लार ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, लार ग्रंथि की टोटल संख्या जो है वह आपको 6 होती है। लार ग्रंथि की टोटल संख्या कितनी होती है? 6 होती है। लार ग्रंथि को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो पहला भाग जो है वह है आपको पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा भाग जो है वह है सबलिंगुअल ग्लैंड, और तीसरा भाग जो है वह है सबमैंडिबुलरी ग्लैंड। देखिए, पैरोटिड ग्लैंड जो होती है, तो पैरोटिड ग्लैंड की संख्या टोटल 2 होती है, सबलिंगुअल ग्लैंड की भी संख्या 2 होती है, और आपको सबमैंडिबुलरी ग्लैंड की भी संख्या 2 होती है। तो तीनों का संख्या 2-2 है, तो इसी कारण लार ग्रंथि की टोटल संख्या जो है वह 6 हो जाती है। ये जो पैरोटिड ग्लैंड है, तो ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, पैरोटिड ग्लैंड। देखिए, लार ग्रंथि जो होता है, तो लार ग्रंथि से क्या निकलता है? लार निकलती है। तो लार ग्रंथि से लार जो है लगभग 1 से 1.25 लीटर लार जो है एक दिन में एक मनुष्य से निकलता है, स्रावित होता है। और लार की प्रकृति जो होती है, लार का नेचर जो होता है वह आपको अम्लीय होता है। अब देखिए, पैरोटिड ग्लैंड में एक बीमारी हो जाती है गलसुआ, जिसको कि हम लोग गलफुल्ली कहते हैं या मुप्स भी कहते हैं, मुप्स के नाम से जानते हैं। तो ये बीमारी जो होती है वह आपको वायरस के कारण होती है। लार में एंजाइम होता है टाइलिन, लार में एंजाइम होता है टाइलिन, जो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को मेल्टोज में बदलने का काम करता है। लार में एक एंजाइम पाया जाता है टाइलिन, जो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को मेल्टोज में बदलने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है वह हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन वह हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। जो शाकाहारी प्राणी होता है, तो शाकाहारी प्राणी में जो है आपको कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, इसलिए टाइलिन एंजाइम उसमें पाया जाता है। और जो मांसाहारी प्राणी होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मांस में कार्बोहाइड्रेट नहीं होती है, इसलिए मांसाहारी प्राणी में जो है वह आपको टाइलिन एंजाइम नहीं पाया जाता है। जो मांसाहारी प्राणी है वह केवल और केवल वसा का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं करता है। अब देखिए, हमारा जो अगला टॉपिक है वह है आपको टॉन्सिल। देखिए, टॉन्सिल जो होता है, तो टॉन्सिल में एक लिक्विड पाया जाता है, टॉन्सिल में एक लिक्विड पाया जाता है लिम्फ, टॉन्सिल में एक लिक्विड पाया जाता है लिम्फ, जो कि भोजन में गए जीवाणुओं को मारने का काम करता है। अब हम लोग जो है किसके बारे में पढ़ेंगे? तो अब हम लोग अमाशय के बारे में जानेंगे। देखिए, हमारा अमाशय के बारे में जो जानेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या देखा? भोजन सबसे पहले हमारे मुख गुहा में गया, तो मुख गुहा के जितने भी पार्ट थे उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब देखिए, मुख गुहा के बाद भोजन जो है वह चले जाती है कहाँ? ग्रसनी में। कहाँ चले जाती है? ग्रसनी में। उसके बाद भोजन आती है हमारी ग्रास नली में। किसमें आती है? तो ग्रास नली में आती है। उसके बाद भोजन हमारा अमाशय में चले जाता है। कहाँ चले जाता है? अमाशय में चले जाता है। अमाशय 3 पार्ट में बटा हुआ है। सबसे ऊपरी पार्ट अमाशय का जो होता है वह कार्डियक होता है। उससे नीचे जो पार्ट होता है अमाशय का उसको हम लोग फंडिक कहते हैं, और सबसे निचली पार्ट जो होता है अमाशय का उसको हम लोग पाइलोटिक कहते हैं। और ये जो है साइड साइड में अमाशय का जठर ग्रंथि होता है। क्या होता है?
जठर ग्रंथि होता है। आमाशय के साइड साइड में जठर ग्रंथि होता है और जठर ग्रंथि से ही जठर रस निकलता है। और आमाशय का फंडिक वाला जो पार्ट होता है, इसके बीच में एक तेल जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको हम लोग श्लेष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम लोग श्लेष्मा कहते हैं, जो कि HCl के प्रभाव को कम करता है। और जठर रस जो होता है, तो जठर रस का प्रकृति जो है आपको अम्लीय प्रकृति होता है। और जठर रस 3 भाग में बटा हुआ रहता है। जठर रस में 3 चीजें होती है, जिसमें 2 एंजाइम होती है और एक आपको अम्ल होती है। तो जठर रस में क्या क्या होती है? तो एक पेप्सिन होती है, एक रेनिन होती है और एक HCl होती है। पेप्सिन जो है आपको, ये एक प्रकार का एंजाइम है। ये प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है। आंशिक पाचन का क्या मतलब हुआ? तो आंशिक पाचन का मतलब हुआ आधा अधूरा पाचन, पूरा पाचन नहीं होना, पाचन का शुरुआत होना बस। तो ये पेप्सिन जो है प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है और ये प्रोटीन को प्रोप्टोन में बदल देता है। कौन प्रोटीन को प्रोप्टोन में बदलता है? पेप्सिन। ये रेनिन जो होता है, तो ये भी एक प्रकार का, रेनिन भी एंजाइम ही है। ये दूध का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? दूध का पाचन करता है। दूध का पाचन कौन करता है? रेनिन करता है। और ये अगर दूध का पाचन करता है तो वास्तविक बात है ये छोटे बच्चे में अधिक होगा। अब HCl जो है ये एक प्रकार का अम्ल है। जठर रस में एंजाइम और अम्ल दोनों पाया जाता है। अगर प्रश्न पूछ दिया जाए जो जठर रस में क्या पाया जाता है, ऑप्शन दे देगा अम्ल, एंजाइम, फिर अम्ल और एंजाइम दोनों, तो दोनों मानना है क्योंकि जठर रस में अम्ल और एंजाइम दोनों पाया जाता है। HCl जो होता है ये एक प्रकार का अम्ल है। इसका काम होता है जीवाणु को नष्ट करना और भोजन को अम्लीय बनाना। HCl भोजन को अम्लीय बनाता है। भोजन जो है हमारा अम्लीय कहाँ बनता है? तो भोजन हमारा अम्लीय जो है आपको आमाशय में जाके बनता है। कौन बनाता है उसको? तो HCl भोजन को अम्लीय बनाता है। देखिए, पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग जो है वह आपको आमाशय होता है। पूरे पाचन तंत्र का अगर सबसे चौड़ा भाग पूछे तो वह आमाशय होता है। और पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग पूछे तो वह आपको छोटी आंत होती है। छोटी आंत की अकेले लंबाई 6 से 8 मीटर तक होती है। यह इस प्रकार से सिकुड़ी हुई रहती है, इसी कारण इसका हमको जो है लंबाई का पता नहीं चल पाता है। लेकिन वास्तविक में छोटी आंत पूरे आहार नाल की लंबाई का आधा से भी ज्यादा होता है। देखिए, पाइलोटिक जो है यह हमारी छोटी आंत से जुड़ी हुई रहती है। पाइलोटिक क्या होती है? तो पाइलोटिक हमारा आमाशय का सबसे निचली भाग है। और यह भाग जो है आमाशय का सबसे निचली भाग पाइलोटिक, यह हमारे छोटी आंत से जुड़ी हुई रहती है। छोटी आंत में आने वाला भोजन जो होता है वह हमारा अम्लीय होता है। क्यों अम्लीय होता है? तो क्योंकि जो भोजन हमारे आमाशय से आएगी वह अम्लीय होगी। आमाशय में हमारी भोजन पहले से अम्लीय है। क्यों अम्लीय है? क्योंकि HCl जो है उसको अम्लीय कर देता है। आमाशय में भोजन को HCl अम्लीय कर देता है। तो भोजन अब आमाशय से आ रही है तो भोजन कैसी आमाशय से आएगी? अम्लीय भोजन आएगी। अब जो है शाकाहारी प्राणी का आहार नाल मांसाहारी से बड़ा होता है, क्योंकि पत्ता को ज्यादा समय लगता है मांस की अपेक्षा सड़ने में। इसलिए शाकाहारी प्राणी का आहार नाल जो है वह मांसाहारी प्राणी से बड़ा होता है। अब हम लोग देखेंगे HCl के बारे में। HCl जो है ये आपको पेप्सिन को एक्टिव करने का काम करता है और प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। कौन होता है सहायक प्रोटीन के पाचन में? HCl। पेप्सिन को कौन एक्टिव करता है? HCl। अब देखिए, हम लोग छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। छोटी आंत भोजन का पाचन भी करता है और अवशोषण भी करता है। छोटी आंत भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों करता है। यहाँ पे हमारा यकृत है, ये हमारी जो है छोटी आंत है। यकृत जो हमारा होता है तो यहाँ पे पीत रस का निर्माण होता है। पीत रस का निर्माण पित्ताशय नहीं समझना हमको। पीत रस का निर्माण जो है वह हमारा यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। और पीत रस जो है जमा जो होता है वह पित्ताशय में होता है।
पीतरस जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। पीतरस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। और ये पीत वाहिनी है। क्या है? पीत वाहिनी है। ये क्या है? पीत वाहिनी है। तो पित्ताशय से पीत वाहिनी के मार्ग के द्वारा पीतरस जो है वह ड्रेयोडेनम में जाता है। कहाँ जाता है? ड्रेयोडेनम में जाता है। ड्रेयोडेनम क्या है? तो छोटी आंत के सबसे ऊपरी भाग को ड्रेयोडेनम कहते हैं, उससे निचली भाग को जेजुनम कहते हैं, और सबसे निचली भाग को इलियम कहते हैं। छोटी आंत के सबसे निचली भाग को क्या कहते हैं? इलियम कहते हैं। छोटी आंत के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? ड्रेयोडेनम कहते हैं। तो पीत रस जो है वह कहाँ जाके इकट्ठा होता है? तो ड्रेयोडेनम में पीत रस जा करके इकट्ठा होता है। पीत रस की प्रकृति कैसी होती है? तो पीत रस की प्रकृति जो है वह क्षारीय होती है। तो जब भोजन पहुंचती है छोटी आंत में तो अम्लीय भोजन पहुंची, पीत रस जा करके उसको क्षारीय बना देता है। क्या बना देता है? क्षारीय बना देता है। तो भोजन कहाँ आई? ड्रेयोडेनम में आई, और इसी ड्रेयोडेनम में पीत रस भी जा रही है। तो पीत रस का प्रकृति क्षारीय होता है, तो इसी कारण यहाँ पे जो भोजन आया उसको क्षारीय बना देता है। कौन बना देता है? पीत रस बना देता है। और एक होता है अग्नाशय। क्या होता है? अग्नाशय। हमारे छोटी आंत के राइट साइड आपको अग्नाशय होती है। ये अग्नाशय जो है 3 एंजाइम को रिलीज करती है। कितने एंजाइम को रिलीज करती है? 3 एंजाइम को रिलीज करती है। इससे 3 एंजाइम निकलती है, एक ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलेज और तीसरा लिपेज। ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और लाइपेज जो है ये वसा का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कहाँ से होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हमारे मुख से होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन आमाशय से ही शुरू हो जाता है। अब पीत रस का निर्माण कहाँ हुआ? यकृत में आपको हुआ। पीत रस जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। पीत रस की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। भोजन पूरी तरह से छोटी आंत में पचता है। भोजन पूरी तरीका से कहाँ पचता है? छोटी आंत में पचता है। आंशिक पाचन प्रोटीन का कहाँ से शुरू होता है? आमाशय से होता है। कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से होता है, मुंह से होता है। आमाशय से भोजन अम्लीय आता है, उसको छोटी आंत में पीतरस क्या बना देता है? क्षारीय बना देता है। आमाशय से जो भोजन आया छोटी आंत में तो कैसा आया? अम्लीय आया। उसको क्षारीय कौन बनाएगा? हमारा पीतरस बनाएगा। अब हम लोग जो है इसके बारे में और अच्छा तरीका से समझ लेते हैं। तो ड्रेयोडेनम, छोटी आंत के सबसे ऊपरी भाग को ड्रेयोडेनम कहते हैं, बीचली भाग को जेजुनम कहते हैं, और निचली भाग को इलियम कहते हैं। इलियम जो है ये सबसे बड़ा होता है। छोटी आंत में सबसे बड़ा भाग जो होता है वह आपको इलियम होता है। ये भोजन पाचन की क्रिया यहाँ होती है। कहाँ होती है भोजन पाचन की क्रिया? तो इलियम में होती है। भोजन पाचन की क्रिया कहाँ होती है? इलियम में होती है। ड्रेयोडेनम में जो है इसमें पीत रस आता है। ड्रेयोडेनम में क्या आता है? पीत रस आता है। आमाशय से भोजन सबसे पहले कहाँ आएगा? ड्रेयोडेनम में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आमाशय का जो लास्ट वाला पार्ट है पाइलोटिक, तो पाइलोटिक से जस्ट जुड़ा हुआ हमारा छोटी आंत का ड्रेयोडेनम है, और जब वहां पे भोजन आता है तो वहां से सबसे पहले कहाँ आ जाएगा? ड्रेयोडेनम में आ जाएगा। और जब भोजन ड्रेयोडेनम में आता है तो यहाँ पीतरस जाता है और भोजन को क्या बना देता है? क्षारीय बना देता है। देखिए आंत रस या छोटी आंत से 5 एंजाइम निकलता है। आंत रस या छोटी आंत से 5 एंजाइम निकलता है। इरिप्सिन, माल्टोज, सुरेज, लैक्टेज, लाइपेज। ये इरिप्सिन जो है ये प्रोटीन का पाचन करता है। माल्टोज, सुरेज और लैक्टेज जो है ये आपको कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और लाइपेज जो है ये आपको वसा का पाचन करता है। तो धन्यवाद। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा अपना राय जरूर दें।